अगर लॉकडाउन के दौरान आप ऑनलाइन खाना या फिर कोई जरूरी सामान मंगा रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस वजह से आपके घर पर कोरोना वायरस की फ्री होम डिलीवरी हो जाए। देश की राजधानी दिल्ली में पिज्जा की होम डिलीवरी करने वाले एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हो जाने के बाद हड़कंप मच गया है। यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से बीमार था, लेकिन इसके बावजूद ये घर घर जाकर खाना डिलीवर करता रहा। ये जरूर इसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि बीमार होने के बाद भी आपकी तरह घर पर रहने का हक और मौका शायद इसके पास नहीं था। लेकिन अब इसके संपर्क में आए 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है और हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान घर का खाना खा खा कर आप भी शायद ऊब चुके होंगे और आज रात आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि इस दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके बाद हम कोरोना वायरस से जुड़ी एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। हमारे देश में खास विचारधारा के लोग चाहते हैं कि भारत इस महामारी के खिलाफ ये लड़ाई हार जाए। ये लोग कैसे, आपने देखा होगा, कभी देश पर थूकते हैं, कैसे कभी कोरोना फाइटर्स को निशाना बनाते हैं, हमारे डॉक्टर्स पर पत्थर फेंकते हैं, पुलिस वालों को घायल कर देते हैं। ये सब आप देख चुके हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे जो कोरोना वायरस के संदिग्धों को पुलिस से बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहा था। कैसे, और इसे आपने पिछले कुछ दिनों से अलग अलग न्यूज चैनल्स पर तबलीगी जमात का पक्ष रखते हुए भी जरूर सुना होगा इस शख्स को। लेकिन जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस में खुद को मौलाना कहने वाले इस व्यक्ति ने यह दावा किया है कि इसने पिछले कुछ दिनों में कई जमातियों को निजामुद्दीन से भागने में मदद की। आज हम इसके दावों की पड़ताल करेंगे, क्योंकि अगर इनमें जरा भी सच्चाई है तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसके बाद हम महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की बात करेंगे। आज चार्ली चैपलिन का जन्मदिन है। चार्ली को त्रासदी में हास्य ढूंढने के लिए जाना जाता है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप चार्ली चैपलिन से सीख लेकर कैसे संकट के इस दौर में भी अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में अगर आप अपनी मुस्कुराहट किसी के साथ शेयर कर लें और इस मुस्कुराहट को वायरल कर दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ध्यान रखें कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज हम खुशियों पर चार्ली चैपलिन के 4 वचन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 826 नए केस सामने आए हैं और 28 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,759 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 420 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमित 1,515 मरीज ठीक हुए हैं। 17 राज्यों के 27 जिलों में पिछले 14 दिनों में किसी भी नए व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर नहीं है। देश के 325 जिले ऐसे हैं जिनमें अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 2,90,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। इसमें से 30,043 टेस्ट कल किए गए हैं। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 72 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी की सुविधा देने वाली कंपनी बॉक्सेट के एक कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में 72 परिवारों को पिज्जा की होम डिलीवरी की थी। संक्रमित होने के बावजूद ये डिलीवरी बॉय एक सोसाइटी में मौजूद मदर डेयरी पर भी गया था और अब इस मदर डेयरी को भी सील कर दिया गया है। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। इस मामले में जोमैटो कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा है। जोमैटो ने एक बयान में कहा है कि इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए गए कुछ फूड आइटम्स की डिलीवरी जोमैटो के जरिए भी की गई थी, लेकिन ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन डिलीवरी के समय पर यह राइडर संक्रमित था या नहीं। जिस कंपनी बॉक्सेट ने ये पिज्जा डिलीवरी की थी उसने भी सफाई दी है कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद एक डिलीवरी पार्टनर संक्रमित पाया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कंपनी प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
72 परिवारों के अलावा डिलीवरी बॉय से मिलने वाले 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने का खुलासा करने वाले जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस का असर हुआ है। दिल्ली पुलिस स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर के किए दावों की जांच करेगी। स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना गुलाम सरवर ने दावा किया था कि लॉकडाउन के दौरान उसने तबलीगी जमात के 15 लोगों को निजामुद्दीन इलाके से बाहर निकाला था। मौलाना का दावा है कि उसने जमातियों को निकालने के लिए कर्फ्यू पास का इस्तेमाल किया। स्टिंग में मौलाना सरवर ने यह अजीब दावा भी किया कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कोरोना वायरस आया। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,919 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 187 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 295 मरीज ठीक हुए। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 2043 हो गई है। मुंबई में आज 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। कोरोना से सिर्फ मुंबई में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में 86 लोग कोरोना संक्रमित हैं। यहां आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई। धारावी में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 केस बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,578 हो गए हैं। यहां अब तक 32 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जबकि 42 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 57 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली सरकार को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले के आरोपियों पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। कोरोना से निपटने के लिए हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई हमला करे तो उसके खिलाफ एनएसए और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मेडिकल टीम के साथ पुलिस को भी भेजने का निर्देश दिया गया है। इस बीच मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हमले का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी पत्थरबाजी से बचकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि बाकी बचे दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा की सहायता से भी सब लोग चिन्हित हो गए हैं। उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जिला प्रशासन पुलिस द्वारा की जा रही है और कुछ लोगों को उसमें एनएसए के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने सरकार की कार्रवाई को सही बताया है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी डॉक्टर्स और स्टाफ है, उनकी सुरक्षा अगर हम नहीं रख सकते फिर आपको और हमको कैसे सुरक्षा वो प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए जो कठोर कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है वो अपनी जगह ठीक है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद फिर से वायरस फैलने लगेगा। राहुल गांधी ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। Is that a lockdown is like a pause button. A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. इस बयान के बाद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास दूरदर्शी सोच की कमी है। कहीं बहुत जो स्पष्टता होनी चाहिए एक नीति निर्धारक में, उसका अभाव पूरी तौर पर दिख रहा था। फिर भी उन्होंने जो विचार दिए हैं मोटे तौर पर सभी विषयों की जानकारी सबको है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की सलाह दी है। इस पर आईसीएमआर ने कहा है कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए।
हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे बचने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी से हाथ ना मिलाएं और अपने घर और शरीर की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें और कम से कम लोगों के संपर्क में आएं। इसी के लिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। लेकिन क्या इन सभी बातों का ख्याल रखने के बावजूद आपको कोरोना वायरस हो सकता है? और क्या लॉकडाउन में होने के बावजूद आपके घर में कोरोना वायरस की होम डिलीवरी हो सकती है? हम आपको आज डराना नहीं चाहते, लेकिन इसका जवाब है हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। ऐसा संभव है और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ भी है। पिज्जा की होम डिलीवरी की वजह से दिल्ली के 72 परिवारों को क्वारंटीन करना पड़ा है। यानी अब इन सैकड़ों लोगों में सिर्फ इसलिए संक्रमण की आशंका बढ़ गई है क्योंकि जिस डिलीवरी बॉय ने इन घरों में पिज्जा की होम डिलीवरी की थी, उस डिलीवरी बॉय में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। यानी यह डिलीवरी बॉय पिज्जा के साथ साथ कोरोना वायरस की भी फ्री होम डिलीवरी कर गया। यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से बीमार था, लेकिन इसके बावजूद ये घर घर जाकर खाना डिलीवर करता रहा। यह जरूर इसकी मजबूरी रही होगी, इसलिए हम यहां इसे दोष नहीं देना चाहते, इसे आपके सामने खलनायक नहीं बनाना चाहते। ये अपना काम कर रहा था, इसकी मजबूरी होगी, क्योंकि बीमार होने के बाद भी आपकी तरह घर पर रहने का हक और मौका शायद इस गरीब के पास नहीं होगा। और शायद नौकरी और पैसों की चिंता की वजह से ही बीमार होने के बावजूद ये व्यक्ति अपना काम करता रहा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद ये नहीं पता कि वो संक्रमित हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि इस लड़के को, इस डिलीवरी बॉय को हम कोई दोष नहीं देना चाहते, आप भी इसे दोष मत दीजिए। लेकिन अगर आप भी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको यह विश्लेषण अपने पूरे परिवार के साथ आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ जाए। इसलिए सबसे पहले तो यह समझिए कि ये दिल्ली में आखिर हुआ क्या। यह घटना दिल्ली के मालवीय नगर की है, जहां ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सुविधा देने वाली एक कंपनी बॉक्स 8 के एक डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में 72 परिवारों को खाने की होम डिलीवरी की थी। डिलीवरी करने वाले इस व्यक्ति को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार था। इसके बावजूद यह व्यक्ति पिछले रविवार तक घर घर जाकर खाने की डिलीवरी करता रहा। इतना ही नहीं, 72 परिवारों के अलावा इस डिलीवरी बॉय से मिलने वाले 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन कर दिया गया है। जिस कंपनी बॉक्स 8 ने यह पिज्जा डिलीवर किया था, उसकी भी सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद एक डिलीवरी पार्टनर संक्रमित पाया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कंपनी इस मामले में प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। इस मामले में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली दूसरी कंपनी जोमैटो ने भी अपना पक्ष रखा है। जोमैटो ने अपने बयान में कहा है कि इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए गए कुछ फूड आइटम्स की डिलीवरी जोमैटो के जरिए भी की गई थी, लेकिन यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन डिलीवरीज के समय पर यह राइडर संक्रमित था या नहीं। इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां दावे तो आपसे बहुत करते हैं, लगातार कहते हैं कि हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, आप हमसे खाना मंगाइए, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो फिर ये सारी कंपनियां बयान तो जारी करती हैं, अपना दुख भी जताती हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह देती हैं कि इसमें वो कुछ खास कर नहीं सकते, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पलेसनेस, ये दिखाती हैं। ये घटना हमें बताती है कि कोरोना वायरस के इस दौर में हमें कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वादिष्ट खाना सब लोग खाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में खाना नहीं बनाना चाहते। घर में आपके बच्चे भी होंगे जो जिद करते होंगे कि उन्हें बाहर का खाना खाना है। ये सब कुछ देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन
अगर ये घटना आपके साथ हो जाए तो आप सोचिए आपका क्या होगा। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा है कि इस डिलीवरी बॉय ने शायद पिछले दिनों किसी ऐसे व्यक्ति तक खाना पहुंचाया होगा जो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित था और यहीं से यह डिलीवरी बॉय भी संक्रमण का शिकार हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये सुनिए कि इस घटना पर स्थानीय प्रशासन और दिल्ली सरकार का क्या कहना है। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे डिलीवरी बॉय थे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अभी तो फर्स्ट लाइन कांटेक्ट इनके हैं जो पॉजिटिव टेस्टेड हैं उनके, और इन्होंने जहां तक डिलीवरी किया है। अभी हमारी जो ऑर्डर्स हैं जो क्वारंटाइन का वो वहीं तक है। जो लोग सर इसके साथ में काम करते हैं उन लोग को सर वही 17 लोग हैं वो सारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिए गए हैं, और जो जिनको इन्होंने डिलीवर किया है उन सबको होम क्वारंटाइन में डाला हुआ है क्योंकि उनमें से कोई भी अभी सिम्टोमेटिक नहीं पाया गया है। बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं है कि जिससे कि हम ये कहें कि इनकी वजह से बहुत बड़ा संक्रमण फैल गया है, अभी वो नहीं है। हम पूरा वॉच कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें आगे डेवलप होता है सिचुएशंस वैसे वैसे हम और भी डिसीजंस लेते जाएंगे। अभी तक हम यही कह सकते हैं कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम भी यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ आपको पैनिक में डालना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सावधान करने का है, आपको सिर्फ ये बताने का है कि दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने विज्ञापनों में तो यही कहती हैं कि आप हमसे खाना मंगाइए, सामान मंगाइए, हम बहुत सुरक्षित हैं, हमारे लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम सारे एहतियात बरतते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर ये सारे लोग भी अपना पल्ला झाड़ देते हैं और असहाय बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे भी काबू में नहीं है। इसलिए यहां पर सावधानी आप ही को बरतनी है। यहां आपको इस मामले की गंभीरता समझनी चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की गलती ने आज 72 परिवारों के जीवन को संकट में डाल दिया है। लॉकडाउन के दौर में लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन वो इससे जुड़ी सावधानियां नहीं बरत रहे। इसलिए आज आपको उन तमाम सावधानियों के बारे में भी जानना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑर्डर को सीधे अपने हाथ से ना छुएं। जब आपकी डिलीवरी आती है उसे अपने हाथ से ना छुएं, बल्कि डिलीवरी करने वाले से कहें कि वो सामान दरवाजे के बाहर रख कर चला जाए। अगर आप खुद डिलीवरी ले रहे हैं तो ऑर्डर लाने वाले से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा आपको कैश पेमेंट से बचना चाहिए क्योंकि नोटों के जरिए भी संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जहां तक संभव हो आप पेमेंट ऑनलाइन करें। यह आपके और खाना डिलीवर करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो डिलीवरी बॉय है वो ही आपके घर में कोरोना वायरस लेकर आए, आपसे भी उसे हो सकता है। इसके अलावा जब आप खाना घर के अंदर लाएंगे तो उसे एक ही व्यक्ति हाथ लगाए, सब लोग हाथ ना लगाएं। पैकिंग से बाहर निकालने के बाद खाने को घर के बर्तनों में पलट दें और फिर सबसे पहले कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ धोएं और ध्यान रखें कि इस दौरान आप अपने नाक, मुंह या आंखों को ना छुएं। जाहिर है आप में से कुछ लोग ये सावधानियां बरत भी रहे होंगे जबकि कुछ लोग लापरवाही के जरिए अपने अलावा दूसरों का जीवन भी संकट में डाल रहे होंगे। दिल्ली में ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी कैसे 72 परिवारों पर भारी पड़ गई, आपको ये समझाने के लिए हमने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कैसे एक व्यक्ति से हुई गलती पूरे समाज को बीमार कर सकती है। कोरोना का चक्र जब घूमता है तो उसमें एक व्यक्ति की गलती से सैकड़ों जीवन संकट में आ जाते हैं। दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर में भी ऐसा ही हुआ, जहां कोरोना से संक्रमित एक डिलीवरी बॉय ने 72 घरों में खाना पहुंचाया। 17 साथी कर्मचारियों से मिला और अब 89 लोग इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उन्हें भी संक्रमण तो नहीं हो गया है। जिन इलाकों में इस व्यक्ति ने डिलीवरी की वहां निगरानी रखी जा रही है। जिस मदर डेयरी पर यह गया उसे भी बंद करके उसे सैनिटाइज किया जा रहा है।
और जिस रेस्टोरेंट से ये खाना आया था उसे भी सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस शॉप पर ये डिलीवरी बॉय काम करता था उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देखिए कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम यहाँ पर पहुंची है और ये जो शॉप है जहाँ पर ये काम करता था उसको पूरा का पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। ये सैनिटाइजर के साथ ये मशीन यहाँ पर आई और खासकर उस जगह को और इस पूरे इलाके को आप देखिए दो मशीनें यहाँ पर हैं। एक साउथ दिल्ली की कॉर्पोरेशन की मशीन है, एक दिल्ली सरकार की ये जापानी तकनीक की मशीन है, ये भी यहाँ पर पहुंची है। आज हमने इन डिलीवरी करने वालों से भी ये समझने की कोशिश की कि इन्हें इनकी कंपनियों ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं और क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। हम सब रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे से वहाँ से पिकअप लेके उसके बाद फिर जो कस्टमर है कस्टमर के गेट तक सोसाइटी तक जाते हैं और गेट पे रख देते हैं, वहाँ से कस्टमर कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग जब रेस्टोरेंट से सामान उठाते हो या फिर ग्लव्स वगैरह आप लोगों के लिए किस किस चीज़ों का ध्यान रखा है? कंपनीज वगैरह ने आपको क्या क्या कहते हैं? हमारी कंपनी ने ग्लव दिए, सैनिटाइजर दिए हैं और मास्क दिए हैं और जब हम किसी कस्टमर को देते हैं तो उसके बाद कस्टमर को देख के अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं। सैनिटाइज करते हैं और दरवाजे पर ही छोड़ के आते हैं और पेमेंट किस तरीके से करते हैं? पेमेंट ऑनलाइन होते हैं उनका, ऑनलाइन बाई चांस कोई हो जाता है कैश कलेक्ट करने होते, नहीं तो ऑनलाइन ही करते हैं सर। संकट के इस दौर में कुछ लोग अपनी और दूसरों की जान की परवाह करते हुए सावधानियां बरत रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अब भी कोई खतरा नहीं मान रहे। डिलीवरी बॉय पहुंचे हैं और अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरीके के अगर पैकेट डिलीवरी बॉयज लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आप जो पेमेंट करें इसके लिए वो आप ऑनलाइन पहले ही कर चुके हो। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इंश्योर करते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेप लेते हैं जब इस तरीके का पैकेट आपके पास घर पर आता है? जी, मैं ऊपर जाके सबसे पहले सैनिटाइज़र यूज़ करूँगा। सैनिटाइज़र से इसको अच्छे से बाहर से पैकेट को सैनिटाइज करके अंदर खोलूँगा, उसके बाद अंदर से भी जो पैकेज होगा इसका उसको भी सैनिटाइज कर दूँगा। तो आप ये कोशिश करते हैं कि इसको खाने को गर्म कर लिया जाए और उसके बाद जो ये बॉक्स है उसको भी अच्छे से डिस्पोज किया जाए क्या? उसको डिस्पोज करने के लिए भी पहले सैनिटाइज़र में डाल के एक्चुअली जब मैं सब्जियाँ वगैरह लेकर आता हूँ उसको भी मैं पहले हॉट वाटर थोड़ा वार्म वाटर करके उसमें नमक डाल के उसको बॉयल कर लेता हूँ सब्जियों को। एंड इसके लिए भी जो पैकेट है इसका स्पेशल एक्स्ट्रा डस्टबिन रख रखा है, उसमें डालता हूँ सारा पैकेट। आज हमने डॉक्टर्स से भी ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऑनलाइन खाना या सामान मंगाने के खतरे क्या हैं और कैसे सावधानी बरतते हुए इन खतरों से बचा जा सकता है। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि जैसे ही आपकी सोसाइटी या घर में कोई अपरिचित आता है तो खतरा तो बढ़ ही जाता है। किसी को भी बाहर से अगर हम घर के अंदर घुसने देते हैं तो एक रिस्क तो है ही, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे आपके वो ड्राइवर हो, मेड्स हो, कोई भी हो, एक रिस्क तो है। और जितना अननोन बंदा होगा और जितना वो कई लोगों के घर जा रहा है, कम्युनिटी में जगह जगह जा रहा है, रिस्क उतना बढ़ जाता है। जो डिलीवरी पैकेजेस आते हैं या कुरियर्स आपको कोई सामान डिलीवर करता है तो उन बॉक्सेस पे वायरस का सर्वाइवल बहुत पुअर है। और खासकर अब जैसे दिल्ली का टेम्परेचर देखें 40 डिग्री टच कर गया है, तो हम जो भी कहें कि इस वायरस से टेम्परेचर को इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बाहर के एनवायरमेंट बॉडी के अंदर एक बार वायरस चला जाए तो बाहर के तापमान से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बाहर पैकेज पे ड्रॉपलेट्स पे हम वायरस के सर्वाइवल की बात करते हैं तो वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर से जरूर इफेक्ट होता है। और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना पैकेट्स पे, पैकेजेस पे, कार्डबोर्ड पे, एक्सटर्नल सब ऑब्जेक्ट्स पे ड्रॉपलेट्स में वायरस का सर्वाइवल कम होता जाएगा। तो इसलिए उसके बाद मैं कहूंगा रिस्क ना के बराबर है। आप अपना हैंड वॉश रखिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहन के रखिए और जितनी प्रिकॉशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये कहना कि आप अपने आप को कमरे के जेल के अंदर बंद कर लें, खाना पीना बंद कर दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तो सबसे अच्छा यही है कि आप घर पर ही स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाएं और उसे अपने पूरे परिवार के साथ खाएं। लेकिन अगर आप बाहर से खाना या सामान मंगाना भी चाहते हैं तो इससे जुड़ी सावधानियां तो आपको बरतनी ही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां हम इन तमाम कंपनियों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये कंपनियां एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके तहत इन डिलीवरी बॉयज के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके, जांच की जा सके और इन्हें ऐसे सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं जिनकी मदद से ये खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचा सकें। विज्ञापनों में सावधानी बरतने के दावे करने से ही सब कुछ नहीं होता। जरूरी मानकों को अपनाने से ही लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। इसलिए जितनी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, इन सब को ये एहसास इस बात का होना चाहिए कि वो कितने सारे लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं अगर उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है।
खाने के पैकेट पर भी कोरोना वायरस जीवित रह सकता है और इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जिन पर कोरोना वायरस काफी समय तक जीवित रहता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या जब खांसता है तो इसकी वजह से छोटी छोटी बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। इन ड्रॉपलेट्स को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये हवा में 6 फीट तक की दूरी तय कर सकते हैं और इनमें मौजूद वायरस से 30 मिनटों में कोई और व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है और कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा इसी वजह से फैलता है। किसी कार्डबोर्ड की सतह पर यह वायरस करीब 24 घंटे तक मौजूद रह सकता है। कार्डबोर्ड पर 24 घंटे, यानी आपके घर में अगर कोई कुरियर या कार्डबोर्ड की पैकिंग में कोई सामान आता है तो आपको उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस पर 24 घंटे तक यह वायरस ठहरता है। खतरे को कम करने के लिए आपको पहले इन चीजों को सैनिटाइज करना चाहिए, फिर अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोने चाहिए। इसी तरह बाजार में खरीदारी के समय मिला कोई नोट, उस नोट पर भी कम से कम 24 घंटे तक वायरस रह सकता है और इससे बचने के लिए आपको डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और करेंसी नोट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जहां तक संभव हो। प्लास्टिक पर और स्टेनलेस स्टील की सतह पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा देर तक यानी 72 घंटों तक जीवित रहता है। आपका मोबाइल फोन, आपके घर में रिमोट कंट्रोल, पानी की बोतल और आपकी कार या बाइक के ज्यादातर हिस्से प्लास्टिक से बने होते हैं। खाने की डिलीवरी भी ज्यादातर प्लास्टिक के बैग्स में ही आती है और आप एटीएम से पैसा निकालते हैं जब, तो उसके ज्यादातर हिस्से भी प्लास्टिक या फिर स्टील से बने होते हैं। इसी तरह आपके घर में मौजूद बर्तन, बसों में या मेट्रो में या गाड़ियों में यात्रियों के लिए बने पिलर्स या यहां तक कि सिक्के भी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, यानी इनसे भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। या उस तरह की जो धातु होती है, कई सिक्के जो होते हैं वो दूसरी धातु से बने होते हैं, लेकिन उस पर भी कोरोना ठहरता है। कॉपर यानी तांबे की सतह पर यह वायरस सिर्फ 4 घंटे तक मौजूद रहता है। हालांकि डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, उससे ऐसी वस्तुओं की सतह पर वायरस का ज्यादा देर तक जीवित रहना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन डिलीवरी लेते समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। यह वीडियो हो सकता है आपने पहले भी देख लिया हो, लेकिन देखकर आप भूल गए होंगे। यह वीडियो देखकर आप कोरोना वायरस के फैलने की क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे। हालांकि ये वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन लापरवाही के मामले ये बताते हैं कि आपने इस वीडियो को पहले ध्यान से देखा नहीं था, इसलिए आपको ये वीडियो आज एक बार फिर से देखना चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए। और जब बात पिज्जा की हुई रही है तो हम आपको इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी आज बताना चाहते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि पिज्जा इटली की देन है, लेकिन आज हम आपको इस दावे की सच्चाई भी बताएंगे। फिलहाल इटली कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह इटली में कोरोना वायरस चीन से पहुंचा था, उसी तरह करीब 800 वर्ष पहले इटली में पिज्जा भी चीन से ही पहुंचा था। माना जाता है कि चीन में आटे से तैयार किए गए पिज्जा के आकार की एक डिश बनाई जाती थी और यह डिश चीन में स्ट्रीट फूड के तौर पर बहुत लोकप्रिय थी। लेकिन 800 वर्ष पहले जब इटली के एक बड़े व्यापारी मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की, तो उन्हें चीन में बनाया जाने वाला यह पिज्जा बहुत पसंद आया और इटली वापस जाकर उन्होंने ऐसे कुक्स की तलाश की, ऐसे रसोइयों की तलाश की जो ये पिज्जा बना सके। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी दुनिया में पिज्जा जैसा खाना 12,000 वर्षों से बनाया जा रहा है और ये विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक पिज्जा का श्रेय
इटली को ही जाता है, क्योंकि आज जो पिज्जा पूरी दुनिया में मशहूर है उसे 18वीं शताब्दी में पहली बार इटली के नेपल्स में बनाया गया था। अब पिज्जा भले ही कहीं से भी आया हो, लेकिन अगर ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए आपके घर में आ रहा है तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। कोरोना वायरस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है। यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कब संक्रमण के मामले 1 से बढ़कर 1000 हो जाएंगे और कब 1 से 10,000 और फिर 10,000 से 1 लाख। भारत में संक्रमण के पहले 100 मामले होने में 44 दिन लग गए थे। इसके बाद 31 दिन में संक्रमण के मामले 10,000 के पार हो गए। अब हम आपको पूरी दुनिया का आंकड़ा दिखाते हैं। यह आंकड़ा भी बहुत डरा देने वाला है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 20 लाख के पार हो चुके हैं। पहले 10 लाख मामले आने में 137 दिन लगे थे, लेकिन इसके बाद 10 लाख अतिरिक्त जो दूसरे 10 लाख मामले आए हैं उनमें सिर्फ 13 दिन लगे। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। पहले 10 लाख मामले आने में 137 दिन लगे और फिर 10 लाख से 20 लाख पहुंचने में सिर्फ 13 दिन लगे। पहले 10 लाख 137 दिन और दूसरे 10 लाख सिर्फ 13 दिनों में। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितनी तेजी से फैलता है। हमारे यहां बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि भारत में उतने कोरोना टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं जितने टेस्ट होने चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि ज्यादा टेस्ट नहीं होने की वजह से ही संक्रमण के मामले आपको कम दिखाई देते हैं। ज्यादा टेस्ट करने लगेंगे तो ये मामले बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल आंकड़ों के सामने ये नहीं टिकते। भारत में अब तक करीब 2,90,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें 12,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी भारत में कुल टेस्ट के हिसाब से 4% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से यह आंकड़ा 4 से 5% के दायरे में ही है। कोरोना टेस्टिंग के मामले में अगर दूसरे देशों से हम भारत की तुलना करें तो जापान में औसतन 11.7 व्यक्तियों का टेस्ट करने पर एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है। इटली में 6.7 व्यक्तियों का टेस्ट करने पर एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। अमेरिका में औसतन 5.3 व्यक्तियों का टेस्ट करने पर एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। ब्रिटेन में औसतन 3.4 व्यक्तियों पर एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। लेकिन भारत में 24 टेस्ट होते हैं तब एक कोरोना पॉजिटिव मिलता है। यहां आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी सिर्फ उन्हीं लोगों के टेस्ट हो रहे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा संदेह होता है। अगर इन टेस्ट में 24 में से सिर्फ एक व्यक्ति में ही कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है तो फिर सबके टेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनता। वैसे भी भारत 135 करोड़ लोगों का देश है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में टेस्ट नहीं किया जा सकते, ना ही हमारे यहां इतने टेस्टिंग किट्स हैं। इस समय हमारे देश में एक टेस्टिंग किट बहुत कीमती है और उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी व्यक्ति पर संक्रमण का संदेह होने के बाद ही टेस्ट किए जाने में समझदारी भारत जैसे देश में होती है। ये लॉकडाउन जो है ये कैसे आपके जीवन को बदल रहा है और अब आपके जीवन में नए नए खतरे आ रहे हैं। जैसे अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव तो ये है कि अब आप खाना खाने के लिए बाहर नहीं जा सकते, आपको होम डिलीवरी करानी होगी खाने की। तो होम डिलीवरी हो सकता है आपके जीवन की नई सच्चाई बन जाए, लेकिन होम डिलीवरी आपके लिए उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यानी जो सुविधा या जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है वो बदलाव खतरा भी साथ में लेकर आ रहा है। इसलिए बदलाव भी नए हैं और खतरे भी नए हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों लोग एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए अब वीडियो कॉलिंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन एप्स में जूम ऐप सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यह दुनिया का एकमात्र फ्री मीटिंग ऐप है। इसके जरिए दुनिया भर के प्रोफेशनल्स मीटिंग करते हैं। इसके जरिए एक साथ 100 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। दिसंबर 2019 में इस ऐप के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 1 करोड़ थी, जो मार्च 2020 में बढ़कर 20 करोड़ हो गई, यानी 19 करोड़ हो गई। यानी 3 महीने में 19 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे, नए लोग जुड़ गए। अब यह ऐप संदेह के घेरे में है और क्यों है वो आपको बताते हैं। भारत सरकार ने आज एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि यह ऐप सुरक्षित नहीं है और सरकारी कामकाज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग इस ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पूरी सावधानी बरतें। होम मिनिस्ट्री ने इस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए ऐप की सेटिंग्स में जो बदलाव करने के लिए कहा गया है वो आपको जानना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसी ऐप का इस्तेमाल करते होंगे अपनी मीटिंग्स के लिए। तो आप
अब ध्यान से देखिए कि आपको क्या करना है। इस ऐप पर हर मीटिंग के दौरान नई यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ऐप में वेटिंग रूम फीचर को इनेबल करें ताकि कोई भी नया यूजर तभी वीडियो कॉल में शामिल हो सके जब होस्ट उसे अनुमति दे। स्क्रीन शेयरिंग का विकल्प भी सिर्फ होस्ट के पास ही रखें। जिन यूजर्स को एक बार वीडियो कॉल से हटा दिया गया है उन्हें दोबारा न जोड़ने की सलाह दी गई है। फाइल ट्रांसफर के विकल्प का कम से कम इस्तेमाल करने की भी सलाह इस एडवाइजरी में दी गई है। इसके अलावा ऐप के रिकॉर्डिंग फीचर को डिसेबल करने की भी सलाह दी गई है। आप भी इसे डिसेबल रखें। जूम ऐप को लेकर यह दिशा निर्देश तब आए हैं जब इसी ऐप के जरिए कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की थी। ऐसे में सवाल यह है कि इस ऐप को लेकर भारत सरकार को दिशा निर्देश जारी करने में इतनी देर क्यों लगी और जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत क्यों पड़ी उसका जवाब आपको देते हैं। इस ऐप में प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी कई खामियां सामने आ चुकी हैं। अमेरिका की साइबर एक्सपर्ट फर्म ब्लीपिंग कंप्यूटर की स्टडी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जूम ऐप के 5 लाख अकाउंट्स के डेटा को ऑनलाइन बेचा जा रहा है। इंटरनेट पर यह डेटा महज 15 पैसे प्रति अकाउंट के रेट पर बिक रहा है। ऐप यूजर्स की ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैक कर ली गई। हैक किए गए 290 अकाउंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी जूम ऐप तब विवादों में आया था जब यह खुलासा हुआ था कि इस ऐप का एक वर्जन यूजर्स के डेटा को फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है, जबकि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस ऐप की खामियों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस ऐप के इस्तेमाल पर इसलिए पाबंदी लगा दी है क्योंकि जब इस ऐप पर एक ऑनलाइन क्लास चल रही थी तब हैकर्स ने इसे हैक करके छात्रों को अश्लील तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। ऐसा सिर्फ सिंगापुर में नहीं, सिर्फ वही नहीं हुआ। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने भी 30 मार्च को आगाह किया था कि मीटिंग्स के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि हैकर्स ने इसके जरिए कई अश्लील मैसेजेस और वीडियो प्रसारित किए हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स करने के लिए और हमारे देश में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में भी यही ऐप इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल क्लासेस के लिए। इसलिए हम उन सारे स्कूल और कॉलेजेस को, उन छात्रों को, छात्रों के माँ बाप को, उन टीचर्स को आगाह करना चाहते हैं कि इस ऐप से बचिए। हालांकि इन कमियों के सामने आने के बावजूद दुनिया में करोड़ों लोग अब भी इसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई देशों और संस्थानों ने इस पर पाबंदियां भी लगाई हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के बाद गूगल ने भी अपने कर्मचारियों को अपना ऐप जूम इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की सेनाओं ने इस ऐप का इस्तेमाल बैन कर दिया है। जर्मनी, कनाडा और ताइवान जैसे देशों में सरकारी कर्मचारी इस ऐप का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते। सिंगापुर के अलावा भी कई देशों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए जूम ऐप को बंद कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि जिस ऐप ने डाउनलोडिंग के मामले में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया हो, उसे हैक करना इतना आसान कैसे है? दरअसल इस ऐप के वीडियो कॉल्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होते। इस फीचर की वजह से यूजर्स की चैट, फाइल्स और इमेजेस जैसा डेटा लीक होने का खतरा नहीं होता। लेकिन जूम में अब तक ये फीचर नहीं है। हालांकि इतना विवाद होने के बाद जूम ऐप के मैनेजमेंट ने दावा किया है कि 3 महीने में ऐप के यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी खामियों को दूर कर लिया जाएगा। यहां आपको इस ऐप से जुड़ी एक और जरूरी बात समझनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से दुनिया के करीब 400 करोड़ लोग इस समय अपने घरों में कैद हैं और ऐसे में इस तरह के ऐप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इस लॉकडाउन के बावजूद जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है उनमें जूम भी शामिल है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और खबर देना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाला देश चीन अब कैसे कोरोना के संकट काल को अपना नया बिजनेस मॉडल बना रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मंदी का शिकार हो रही है, लेकिन चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस का विस्तार करने में लगी हैं। यह दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और भारत के लिए भी चिंताजनक खबर है। इस डर और चिंता को भारत ने अब समझ लिया है। भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने बैंक से
उन विदेशी निवेशकों की डिटेल्स बताने के लिए कहा है जो विदेशी निवेशक चीन और हांगकांग से जुड़े हुए हैं। सेबी ने उन सभी विदेशी निवेशकों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जरिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। सेबी के ये निर्देश तब आए हैं जब अभी कुछ दिन पहले ही HDFC में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1% से ज्यादा शेयर खरीद लिए थे। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक है। ये संस्थान भारत में बड़े पैमाने पर लोगों को घर खरीदने के लिए भी लोन देता है और इसी के बाद से चिंता बढ़ गई थी कि चीन धीरे धीरे भारतीय कंपनियों को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। हमने आपको ये भी बताया था कि भारत की कंपनियों में चीन की कंपनियों से हाल के वर्षों में बहुत निवेश हुआ है। चीन भारत की 75 से ज्यादा ऐसी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चीन के निवेशकों ने अपनी पैठ बना ली है, हिस्सेदारी बना ली है। खास तौर पर भारत के स्टार्टअप्स में चीन सबसे ज्यादा एक्टिव है। भारत में 30 बड़े स्टार्टअप्स में से करीब 18 स्टार्टअप्स में चीन के निवेशकों का पैसा लगा है। ये वो स्टार्टअप्स हैं और ब्रांड्स हैं जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा अब बन चुके हैं और इसी तरह चीन दूसरे देशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करने के बारे में सोच रहा है और कई ऐसे देश हैं इस समय जिन्होंने अपने यहां इस संकट काल में भी नियमों को और कानूनों को बदल दिया है ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को चीन के निवेश से बचा सकें। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपने नियमों में बदलाव किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस समय कमजोर अर्थव्यवस्था का फायदा उठाकर चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी कंपनियों को टेक ओवर कर लें। इसलिए चाहे ये तमाम देश हों या भारत जैसे देश हों, चीन की नजर सब पर है। और आज ही के दिन 131 वर्ष पहले महान अभिनेता चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ था। उन्होंने एक बार कहा था कि जब आप जीवन को क्लोजअप में देखते हैं तो वो एक ट्रेजेडी यानी त्रासदी नजर आता है, लेकिन जब आप उसे लॉन्ग शॉट में देखते हैं तब वो एक कॉमेडी यानी हास्य बन जाता है। चार्ली चैपलिन की ये बात आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि दुनिया के करोड़ों लोग इस समय अपने अपने घरों में बंद हैं और इसने लोगों को अपने जीवन का नजदीक से निरीक्षण करने का मौका दिया है। जाहिर है ज्यादातर लोगों के लिए ये एक त्रासदी बन जाता है क्योंकि हम स्वयं के साथ समय बिताने और आत्म साक्षात्कार की आदत हमें नहीं है। लेकिन जब आप लॉन्ग शॉट में जीवन जीते हैं यानी जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, तब आपको जीवन की बारीकियां समझ में नहीं आती और आपको लगता है कि सब कुछ हंसते और मुस्कुराते हुए बीत रहा है यानी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ऐसा जो समय है, संकट का काल, इस समय आपको कोई चार्ली चैपलिन जैसा व्यक्तित्व चाहिए। इसलिए आज हम चार्ली चैपलिन के उल्टे चश्मे से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस के इस संकट काल में जीवन को हास्य की नजर से देखें या फिर त्रासदी की नजर से। चार्ली चैपलिन अपने मूक यानी साइलेंट अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनकी शुरुआती फिल्मों में संवाद नहीं थे, इसके बावजूद उनकी फिल्मों को शानदार लोकप्रियता मिली बिना डायलॉग्स के। 1918 आते आते चार्ली चैपलिन सफलता और लोकप्रियता के शिखर पर थे, लेकिन इसी दौरान आज ही की तरह पूरी दुनिया में एक महामारी फैल गई। इस महामारी का नाम स्पेनिश फ्लू था। माना जाता है कि इस महामारी से दुनिया के करीब 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और 5 करोड़ लोगों की जान तब चली गई थी। इसी महामारी की वजह से ही चार्ली चैपलिन की पहली प्रेमिका हैटी केली की मौत हो गई थी। चार्ली चैपलिन ने अपने कई इंटरव्यूज में माना कि वो इस सदमे से जीवन भर बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन इस त्रासदी के बावजूद चार्ली चैपलिन ने लोगों को हंसाना जारी रखा। जब चार्ली चैपलिन 9 साल के थे तब उनकी मां को मेंटल असाइलम भेज दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने छोटी उम्र में ही स्टेज एक्टर और कॉमेडियन के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। खास बात यह भी है कि चार्ली चैपलिन खुद अपनी ज्यादातर फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार और एडिटर भी होते थे। इसके बाद वर्ष 1929 से 1939 तक अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का दौर आया और चार्ली चैपलिन ने इसमें भी लोगों को हंसाने और जरूरी संदेश देने का मौका ढूंढ लिया। इसके लिए 1936 में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर फिल्मों में से एक मॉडर्न टाइम्स का निर्माण किया। 10 वर्षों तक चली इस आर्थिक मंदी ने दुनिया के करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया था। लगभग वैसी स्थिति जैसी आज विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आज होने वाली है। ठीक ऐसा ही खतरा आज भी दुनिया पर मंडरा रहा है। 84 साल पहले चार्ली चैपलिन ने अपनी इस फिल्म में दिखाया था कि कैसे मशीनें इंसानों की जगह ले रही हैं और इंसानों से मशीनों की तरह काम लिया जा रहा है। और ये तो आप जानते ही हैं
कि 84 वर्ष बाद भी दुनिया के हालात बदले नहीं हैं। आज भी हम वही चर्चाएं करते हैं। आज भी मशीनें इंसानों पर हावी हो रही हैं और जिन इंसानों के पास रोजगार है उनसे मशीनों की तरह काम लिया जा रहा है। आप इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा आज देखिए। ये मॉडर्न टाइम का सबसे मशहूर सीन है और इस कॉमेडी सीन को देखकर आप इसमें छिपी त्रासदी को भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वर्ष 1952 में चार्ली चैपलिन को अमेरिकी प्रशासन ने उनके घर जाने से रोक दिया था। उन पर अमेरिका विरोधी विचारों के प्रचार का आरोप लगाया गया था और उसी साल उनकी फिल्म लाइमलाइट रिलीज हुई थी, जिसे अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तब अमेरिका की नागरिकता छोड़कर चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगे थे। चार्ली चैपलिन महामारी, विश्व युद्ध और आर्थिक मंदी के दौर में अपने चश्मे से दुनिया को देख रहे थे और उनका नजरिया दूसरों से बिल्कुल अलग था। सोचिए, उनके जीवन काल में उन्होंने ये सब देखा। आर्थिक मंदी देखी, विश्व युद्ध देखा और महामारी भी देखी एक ही जीवन काल में, और फिर भी लोगों को हंसाते रहे। इससे पहले 1925 में चार्ली चैपलिन की सबसे मशहूर और क्लासिक फिल्मों में से एक द गोल्ड रश रिलीज हुई थी। इस फिल्म में बर्फ से ढके अलास्का में सोने की खदान ढूंढने गए चार्ली चैपलिन एक बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और इस दौरान ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ होता है और ना ही खुद को बचाने के लिए। यानी बर्फ के तूफान की वजह से वो एक तरह के लॉकडाउन में फंस जाते हैं, जैसे आज आप लोग फंसे हुए हैं। लेकिन सफलता और सोना हासिल करने की भूख उन्हें हिम्मत देती रहती है और एक सीन तो ऐसा भी है जिसमें वो एक जूता उबाल कर खा जाते हैं। इसे साइलेंट फिल्मों के दौर के सबसे बेहतरीन सीन्स में से माना जाता है। आप ये सीन भी आज देखिए और फिर हम आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया से लोग अमेरिका के अलास्का में सोना ढूंढने के लिए पहुंचने लगे थे। इसीलिए इस फिल्म का नाम द गोल्ड रश रखा गया था। ये फिल्म हमें बताती है कि लालच आपकी जान को खतरे में डाल सकता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आपके इरादे पक्के हैं और आपने सफल होने की ठान ली है तो आप जीवन में आने वाले किसी भी तूफान से टकरा सकते हैं। जब चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड गए तो कई बार अपील करने के बाद भी अमेरिका के दबाव में उन्हें स्विट्जरलैंड की नागरिकता नहीं दी गई और इससे वो निराश नहीं हुए, बल्कि चार्ली चैपलिन हमेशा ये कहते थे कि वो अब किसी एक देश के नागरिक नहीं हैं, बल्कि वो पूरी दुनिया के नागरिक हैं। वो अब एक वर्ल्ड सिटीजन है। तो आज उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उनसे आप सबको सीखने की जरूरत है। आज आप सब लोग अपने घरों में बंद हैं और ये समय काफी मुश्किल है। जब आप घरों से बाहर निकलेंगे तब भी समय काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसके बाद आर्थिक मंदी आपका इंतजार कर रही है। नौकरियां जाएंगी, तनख्वाहें कटेंगी। जो व्यापारी लोग हैं
उनको भी बहुत परेशानी आने वाली है। लेकिन अगर आप इस समय को चार्ली चैपलिन के नजरिए से बिताने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन कुछ हद तक आसान हो जाएगा। चार्ली चैपलिन कहते थे कि साधारण बनना सबसे मुश्किल काम है, यानी सिंप्लिसिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि संकट के इस काल में खुद को गैर जरूरी चीजों में बिल्कुल मत उलझाइए। साधारण बने रहने की कोशिश कीजिए और जीवन का जहां तक हो सके आनंद लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप असाधारण लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश न करें। साधारण व्यक्तित्व के साथ भी आप असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और चार्ली चैपलिन के मुताबिक हमेशा असंभव लक्ष्य की तरफ बढ़िए। इतिहास में जिसने भी उपलब्धि हासिल की है उसने हमेशा असंभव को संभव करके दिखाया है। चार्ली चैपलिन का सबसे मशहूर किरदार ट्रैम्प था। उन्होंने कई फिल्मों में यह किरदार निभाया था। ट्रैम्प की खूबसूरती यह थी कि वो एक अच्छा इंसान था, कवि था, वो सपने देखता था, उसे एकांत में रहना पसंद था, लेकिन वो हमेशा प्रेम और साहस का इजहार करने के लिए तैयार रहता था। आपको भी इस समय विनम्र बने रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुद को रचनात्मक बनाना चाहिए, हो सके तो कुछ समय एकांत में भी रहना चाहिए। और याद रखिए, एकांत और अकेलापन अलग होता है और हमेशा उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो आपसे प्रेम करते हैं। और इस संकट काल में हमेशा अपना साहस भी आपको बनाए रखना है। 1947 में आई एक और फिल्म ब्लैक कॉमेडी में चार्ली चैपलिन कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि आपकी समस्याएं भी स्थायी नहीं है। और आजकल भी जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वो आपको यही सिखा रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। कोरोना वायरस की मौजूदा समस्या भी स्थायी नहीं है। दुनिया ने इससे पहले भी कई महामारियां और युद्ध देखे हैं, लेकिन जीवन बहुत जिद्दी होता है और वो हर मुश्किल हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। जीवन एक बार फिर से अंधेरे से उबर आता है। ये दौर भी बीत जाएगा और हो सकता है कि इस दौरान हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि सिर्फ बदलाव ही स्थायी होते हैं। इसलिए समस्याओं से घबराएं नहीं। जीवन हास्य भी है और जीवन त्रासदी भी है, लेकिन इसे सिर्फ एक अभिनेता की दृष्टि से देखें और जब एक किरदार खत्म हो जाए तो खुद को दूसरे किरदार के लिए तुरंत तैयार कर लें। यहां पर हम 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको एक बड़ी साजिश के बारे में बताएंगे। हम उस व्यक्ति को बेनकाब करेंगे जो कोरोना के संदिग्धों को पुलिस से बचाने में लगा हुआ था। इस व्यक्ति को आपने कई बार बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में देखा होगा। खुद को मौलाना कहने वाला यह व्यक्ति कैसे पूरे भारत को संकट में डाल रहा था, इसकी पड़ताल हम ब्रेक के बाद करेंगे।
आपने हाल के दिनों में देखा होगा, भारत में खास विचारधारा वाले लोगों ने कोरोना वायरस फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये लोग अंदर ही अंदर चाहते हैं कि देश में कोरोना वायरस फैल जाए। जब हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही बात सच है और उसके सबूत आपको हर रोज देखने को मिल रहे हैं। आपने मुरादाबाद में ये तस्वीरें देखी होंगी, आपने इंदौर में ये तस्वीरें देखी होंगी, आपने दिल्ली में ये तस्वीरें देखी होंगी। इसे तबलीगी जमात के मामले से भी के नजर से भी पूरा देश देख रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में करीब 30% मामले अकेले तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के हैं। आज जी न्यूज ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज ने उस व्यक्ति को बेनकाब किया है जिसने दिल्ली में तबलीगी जमात के लोगों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए हमने इस खुलासे का नाम दिया है ऑपरेशन वायरस। ऑपरेशन वायरस के विलेन का नाम है हाफिज गुलाम सरवर। आपने इस व्यक्ति को बहुत सारे न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में तबलीगी जमात का पक्ष रखते हुए भी देखा होगा। आपने तो देखा ही होगा, आजकल न्यूज चैनल्स में हर चैनल पर कोई ना कोई डिबेट शो होता है, बहस वाला शो होता है और उसमें सब पक्षों के लोगों को बुलाया जाता है। तबलीगी जमात का पक्ष रखने के लिए ये शख्स अक्सर देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में बैठता था। हाफिज गुलाम सरवर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नाम के एक संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इसके अलावा यह व्यक्ति ऑल इंडिया मुस्लिम दलित मोर्चा नाम के एक और संगठन का संस्थापक और सचिव भी है। हाफिज गुलाम सरवर का दावा है कि उसने दिल्ली में तबलीगी जमात के 15 लोगों को भागने में मदद की थी। यहां हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इस व्यक्ति का तबलीगी जमात से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को भगाने में मदद की थी निजामुद्दीन से। हम ये भी साफ बता रहे हैं कि यह स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक हित में किया गया है, जनहित में किया गया है। हमारा उद्देश्य न ही किसी समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाना है, न ही किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करना है, बल्कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहे हैं जो पूरे समाज के दुश्मन हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग इस विचारधारा के ऐसे हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो खुलेआम ही ये सब बातें करते रहते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि अपने आप को मौलाना कहने वाले ये तमाम लोग जो न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपना पक्ष रखते हैं देश के सामने, ये बंद कमरे में क्या बात करते हैं? जो स्टूडियो में कहते हैं बंद कमरे में भी वही कहते हैं या बंद कमरे में अलग बात करते हैं? और इनकी असलियत क्या है? इसलिए यह जरूरी था कि बंद कमरे में इनका एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ था। 26 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज को खाली कराने की कोशिश की गई थी और 29 मार्च को 2000 से ज्यादा लोग निजामुद्दीन मरकज से बाहर निकाले गए थे। इनमें से कई लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया था, जो कि देश के अलग अलग राज्यों में से दिल्ली आए थे। 5 अप्रैल तक देश के 17 राज्यों में 1000 से ज्यादा जमाती कोरोना से संक्रमित मिले थे और इसके बाद 6 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच हमने ये स्टिंग ऑपरेशन किया ताकि जमात के लोगों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की सच्चाई का पता लगाया जाए। इसी दौरान जी न्यूज की टीम को दिल्ली में गुलाम सरवर और उनके नेटवर्क के बारे में पता चला। इस व्यक्ति से हमारी मुलाकात दिल्ली के जामिया नगर में उनके घर पर हुई। हमारी टीम के लोग इस व्यक्ति से एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर मिले, यानी हमने अपनी पहचान नहीं बताई, हमने कहा हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। इस व्यक्ति की सच्चाई जानने के लिए हमने उससे पूछा कि क्या वो आने वाले चुनावों में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है, जिस पर उसका जवाब था हां, वो ये काम बखूबी कर सकता है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान गुलाम सरवर ने यह भी माना कि उसने दिल्ली में तबलीगी जमात के सदस्यों को पुलिस से बचाते हुए वहां से निकाला, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वहां से निकालने के बाद जमातियों को उसने किस जगह छिपा कर रखा। बिहार से कैसे आ गई बताइए। अरे मत पूछिए, बिहार से आने में तो बाइक से आ गए क्या? नहीं, डॉक्टर साहब निकाल दिए, इमरजेंसी टीम में निकल गए। हमारे पास है, कर्फ्यू काम बना ही है। कैसे बना? वो तो मीडिया के इससे बना है। हमारा भी एक चैनल छोटा सा है और साप्ताहिक अखबार है राज सहारा, अच्छा, हिंदी का, तो उसी के इससे बनाए थे। हम शुरू से घूम रहे हैं उसी के वजह से, तो हम 20 लोगों को जमात के 10-15 ग्रुपों का आह्वान करवाए।
करवा देते हैं। जैसे पता चला अपना मस्जिद में चुप से गाड़ी लगाए, उसको बुलाया, बैठा है, बैग लेके बैठो और चलो लेके हम पहुंच गए। हमारे पास जगह तो बहुत कम से कम 15। तो इस व्यक्ति का दावा है कि ये एक YouTube चैनल चलाता है, उस नाते ये अपने आप को मीडिया का हिस्सा भी बताता है और मीडिया का हिस्सा होने के नाते इसने पास भी किसी तरीके से ले लिया। गुलाम सरवर का दावा है कि वो एक YouTube चैनल चलाता है, जैसा कि अभी इसने बताया। इसने जमात के सदस्यों को बचाने और उन्हें भगाने के लिए मीडिया के पास का इस्तेमाल किया। लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पेशल कर्फ्यू पास जारी किए थे, जिसके जरिए मीडिया, बैंकिंग और मेडिकल जैसी जरूरी सुविधाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट मिली थी। इस व्यक्ति ने इसी को अपना हथियार बना लिया। अब आप ये सुनिए कि गुलाम सरवर कैसे एक जमाती को पुलिस के पहरे के बीच से बचा कर ले गया। एक बात बताइए, जैसे कि हम लोग आप निजामुद्दीन मेरे साथ चलिएगा, उनका कसम खिला के कहाँ आप जाइएगा। हिंदू मुस्लिम दंगे में भी वैसा कर्फ्यू नहीं होता जिस तरह से सील किया। हर चौराहे पे पारामिलिट्री फोर्स को खड़ा किया, हर नुक्कड़ पे। लेकिन बड़ी हिम्मत से काम होता है सर। मेरे को मौलाना शादाब कासिम एक है, वहीं पे दुआ तावीज़ वगैरह करते हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन है वो बाय नेचर हम लोग के हैं। ठीक है, रोजगार है, अपना दुआ तावीज़ दे रहा हूँ। उन्होंने हमको कहा काफी साहब इस बंदे के पास पैसा खत्म हो रहा है, तमिलनाडु का और आलिम भी है, यानी देवबंद से फारिग भी है, तमिलनाडु का, और जमात में आता और ऐसे ऐसे ये घूस पैठ करके चला आया था इधर, क्योंकि मरकज से सबको निकाला जा रहा था। तो अब इसके पैसे खत्म हो रहे हैं, या तो पैसे का इंतजाम कीजिए या शिफ्ट कीजिए। हमने भाई मेरी तो औकात है नहीं कि हम 15 दिन 10 दिन अभी 10,000 रुपया 8 रोज दें उसको। हाँ, शिफ्ट कर देंगे, खाने पीने रहने का इंतजाम कर देंगे। तो बोला हम बोले क्या क्या सामान, टी शर्ट, वो जो नाइट में पहनते हैं क्या बोलते हैं, ट्राउजर, वो लेके हम गए। ठीक है, हमने अंदर भिजवाया, हमने कहा टी शर्ट ट्राउजर पहनने बोलो, कार्ड दिया है गले में टांग लो, ठीक है, और अंदर घुसा लो, यानी कार्ड बाहर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ फीता दिखना चाहिए। माइक दिया राज सहारा का हाथ में, एक कुकर्म नहीं करना पड़ता है ये। अरे भाई, ये बनाए हुए हैं, सब बनाए हुए हैं ना। ये दिया, मैंने कहा आप हाथ ऐसे पकड़े रहना, मेरे पीछे बैठ कर, बैग रखो, ठीक है, और 10 किलो का आटा का पैकेट खरीदा, क्योंकि उनका बैग था भारी, जमात वाले तो पूरा नहीं रखते हैं, दरी उड़ी भी रखे हुए। कब से थे यहाँ पर भाई साहब? ये पहले से आए हुए थे, ये लगभग 18-19 मार्च को आए। ये गए थे देवबंद उस्ताद से मिलने। अच्छा। फिर वो मिलने के बाद आ गए मरकज, जिसका जिस जमात से लगाव है ना, तो वो वालेहाना है। जैसे पॉलिटिकल होता है ना, तेजस्वी के खिलाफ को बोलेगा तो खून पी जाएगा आदमी, जैसे मोदी के खिलाफ बोलेगा तो खून पी जाएगा, वैसे अभी इलाहाबाद में तो मर्डर हो गया, पता है ना? नहीं सुनिए, इलाहाबाद में चाय की दुकान पे कोई गैर मुस्लिम ने तबलीगी जमात वाले को बोल दिया तुम ही लोग कोरोना फैला रहे हो, बस हो गया। उसने निकाला पिस्टल, तबलीगी जमात को सोचता है लोग कि फकीर चंद जमात है, उसमें तो 1 करोड़पति भी घूम रहा, निकाला पिस्टल, मार दिया वहीं, वो न्यूज बन गया। तो ये सब चीज देखती है, और उनको बैठाया, 10 किलो आटा का ऊपर से वो रखा कट्टा। हमने कहा आप जितना, हमने कहा आप कुछ मत बोलना, कहीं भी कुछ भी मत बोलना भूल से, बाकी हम निपट लेंगे। बोले क्या, बस सिर्फ कहना कि स्टाफ है, इससे आगे बोलना ही मत, हमारे पास बना हुआ है। ऐसे रोकता ही नहीं, आज तक तो नहीं रोका है। एक बार रोका था सराय काले खां में, तो कार्ड दिखाया पास, तो उसने कहा कि इसको मोटरसाइकिल में चिपका के रखिए, तो हमने कहा साहब चिपकाने उपाने की बात नहीं, देखिए। अब आप सोचिए, इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक ऐसा काम नहीं करेगा जो इस व्यक्ति ने किया है। हमारे देश के डॉक्टर अपनी जान खतरे में डालकर, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, सब अपनी जान खतरे में डालकर इस कोरोना वायरस से लड़ने में लगे हुए हैं। आप जैसे जो लोग हैं वो घरों में रहकर अपनी अपनी तरीके से योगदान दे रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस को बताते हैं कि कहां पर लोग छिपे हुए हैं, और उनकी कोशिश ये रहती है कि कैसे इस कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस देश में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों को काम नहीं करने दे रहे, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे, उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, और कोरोना वायरस के जो कैरियर्स हैं उन लोगों को बचा बचाकर उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। और ये जो सज्जन हैं
ये तो एक YouTube चैनल चलाते हैं और उसका जो आई कार्ड है उसका भी आप सोचिए कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं मौलाना, इस तरह के जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, पता नहीं ये मौलाना है या नहीं है, ये सारे लोग अपने अपने स्तर पर कोरोना वायरस पर अपने समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यह व्यक्ति कहता है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं आएगी, यानी कोरोना वायरस का कभी कोई इलाज नहीं आएगा, और तो और उसने प्रधानमंत्री मोदी को भी देश में कोरोना फैलने के लिए जिम्मेदार बता दिया। अब आप सोचिए, ये जो लोग हैं ये YouTube चैनल चलाते हैं, इनका YouTube चैनल भी 10, 20, 50 लोग, कुछ सैकड़ों लोग या हजारों लोग इनके समाज के देखते होंगे और उससे प्रभावित होते होंगे। ये सारे लोग न्यूज चैनल्स पर जाते हैं, तब लोगों को बहकाते हैं। उसके बाद ये अपने अपने समाज से जब प्राइवेटली मिलते हैं, बंद कमरों में मिलते हैं, तो ये उन्हें गलत बातें बताते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, उन्हें बहकाते हैं, उन्हें कहते हैं कोरोना वायरस से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन्हें कहते हैं कि कोरोना वायरस तो ऊपर वाले का कहर है जो कोई कुछ खास लोगों के लिए उन्होंने बनाया है, और न जाने क्या क्या कहकर अपने लोगों को गुमराह करते हैं। ये बंद कमरे में क्या कहते हैं अब आप सुनिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे कुरान से भी कुरान से कुछ ताल्लुक है कि वो तो जब ये सब चीज होता है ना, तो कोई रामायण से निकालेगा, कोई कुरान से निकालेगा। कुरान में तो क़यामत तक की तमाम निशानियों को बता ही दिया गया, लेकिन क़यामत में अभी नहीं आ रही है। कोई अगर कह रहा तो गलत कह रहा। अभी तो उन जालिमों को सिर्फ एक चाबुक लगाया जा रहा है, सावधान हो जाओ। वो परमाणु संपन्न देश, बांग्लादेश का कोई न्यूज दिखा रहा आपको? बर्मा का दिखा रहा, जरा मोबाइल पे बर्मा निकालिए। नेपाल का दिखा रहा, जिसकी कोई हैसियत नहीं, 4 जुत्ता मारे तो खत्म हो जाए। बात तो समझिए, जो हैसियत ज्यादा दिखाना चाह रहा था ये दिखा रहा था, तो इसको भी अल्लाह में बोले तू भी बहुत ज्यादा उछल रहा है। अगर प्रधानमंत्री कोई और दूसरा होता तो कोरोना यहाँ नहीं आता। इसकी वजह से आ गया जबरदस्ती। अब इस बात को भूलिएगा, बाहर दंगा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। अमेरिका जो एक कहता तो मिनट में पूरी दुनिया को हम तबाह कर देंगे, आज उसको खुद होश नहीं है हम कहाँ हाथ खड़ा कर दिया, और कोई न वैक्सीन निकाल सकता। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था वैक्सीन से इलाज होगा ही नहीं, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक नियमों के पालन के बाद ही इससे आप मुक्ति पाएंगे। और नियम में हजारों नियम है, एक नियम इसके विपरीत है। जी न्यूज को ऑपरेशन वायरस देखने के बाद ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने गुलाम सरवर को संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि वो गुलाम सरवर के दावों की जांच करेगी। इस बात की भी जांच होगी कि उसने कर्फ्यू पास कैसे बनवाया और फिर उसका कैसे दुरुपयोग किया। दिल्ली पुलिस इस मामले में आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। धारा 188 कहती है कि सरकारी आदेश का पालन न करके किसी की जान खतरे में डालने वाले को 6 महीने की सजा या जुर्माना हो सकता है। धारा 269 के तहत जानबूझकर वायरस या बीमारी फैलाने पर भी 6 महीने की सजा हो सकती है। इसी तरह धारा 270 में भी जानबूझकर वायरस या बीमारी फैलाते हुए किसी की जान को खतरे में डालने वाले के खिलाफ 2 साल की जेल का प्रावधान है। अगर गुलाम सरवर ने जमातियों को भगाने के बदले उनका मेडिकल टेस्ट करवाया होता या प्रशासन को उसकी इतला दी होती, प्रशासन की मदद की होती, तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में मदद मिलती। लेकिन इस व्यक्ति ने गलत तरीका अपनाया, देश के नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया। और इस मौलाना के गुनाह उन लोगों से कम नहीं है जिन्होंने कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद खुद को छिपाया। जी न्यूज के ऑपरेशन वायरस का मकसद भी यही है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपको पता चले तो ऐसे लोगों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, क्योंकि इस तरह के वैचारिक संक्रमण के शिकार लोग इस समय देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, सबसे ज्यादा ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय परमाणु बम भी उतने खतरनाक नहीं हैं। ये जो लोग हैं ये किसी टाइम बम से कम नहीं है। आपको याद होगा हमने कल आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाई थी, जहां डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर हमला किया गया था। एक डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा गया। हमने ऐसे लोगों को देश का दुश्मन कहा था, क्योंकि कोरोना से युद्ध में ऐसे लोग देश का साथ नहीं दे रहे हैं और देश को खतरे में भी डाल रहे हैं। आज हमारे पास मुरादाबाद की इसी घटना की कुछ नई तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर आपको बहुत क्रोध आएगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस की टीम उस मेडिकल स्टाफ को बचाने के लिए गई थी, जिस मेडिकल स्टाफ को हाजी नेक मस्जिद इलाके में घेर लिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी खुद को पत्थरबाजी से बचा रहे हैं।
ऊपर से बड़े बड़े ईंट और पत्थर फेंके जा रहे हैं और नीचे पुलिस वाले अपने सिर को बचा रहे हैं। अगर एक भी पत्थर किसी पुलिस वाले के सिर पर लग जाता तो सोचिए क्या हाल होता। पुलिस वाले अपने सिर पर एक दरवाजे का हिस्सा रखकर, लकड़ी का हिस्सा रखकर खुद को ईंट पत्थरों से बचा रहे हैं। ऐसी भयानक पत्थरबाजी किसी की भी जान ले सकती है। अब आप खुद सोचिए, इस मोहल्ले में कुछ संक्रमित लोग थे और स्वास्थ्य कर्मी उन्हीं की जान बचाने के लिए आए थे, उन्हीं को ले जाने के लिए आए थे, उन्हें क्वारंटीन करने के लिए आए थे और वहां उनके साथ ये सब हुआ। मुरादाबाद के हमले में डॉक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मचारी बुरी तरह से घायल हुए। मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा देने के लिए कई पुलिस वाले जब वहां गए वो भी घायल हो गए। मेडिकल टीम मुरादाबाद के इस मोहल्ले में कुछ कोरोना पॉजिटिव लोगों को ले जाने के लिए आई थी, जिससे इन लोगों का इलाज किया जा सके और आसपास के लोगों को भी बचाया जा सके। लेकिन इन लोगों ने मेडिकल टीम, एम्बुलेंस और पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। जिस तरह से मोहल्ले में सैकड़ों लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को घेर कर पीटा, उन पर पत्थर बरसाए, उससे तो यही लगता है कि यह पूरा हमला पूर्व नियोजित था। इस घटना पर 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 17 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो घर की छतों पर पहुंचकर ऊपर से ईंट और पत्थर फेंक रही थी। इसलिए हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को हराने में लगे हुए हैं। आप इन लोगों से सावधान रहिए और हम लगातार जब जब हमें मौका मिलेगा ऐसे लोगों को देश के सामने एक्सपोज करते रहेंगे। इनका असली चेहरा आप सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कुछ मुट्ठी भर लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही। इनके कुछ मुट्ठी भर समर्थक हैं, डिजाइनर पत्रकार, कुछ विपक्षी नेता, कुछ बुद्धिजीवी, जिनकी दुकान ही इसी से चलती है क्योंकि उनके पास दूसरे देशों से न जाने किस किस संस्था से फंड्स आते हैं। इस देश को तोड़ने के लिए फंड्स आते हैं, इस देश में नफरत फैलाने के लिए फंड्स आते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो इनके समर्थन में ट्वीट्स करेंगे, इनके समर्थन में मुहिम चलाएंगे। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इनके समर्थन में कहेंगे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। ये सारे लोग मासूम हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन हम ऐसे लोगों को भी आपके सामने एक्सपोज करते हैं और इन लोगों का भी सही चेहरा और चरित्र आपके सामने हम ला रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की थी, जिसका इतना व्यापक असर हुआ है कि कोरोना संक्रमित मरीजों को ट्रैक करने वाला ये ऐप अब दुनिया के सबसे ज्यादा डाउनलोड होने ऐप्स ऐप्स की सूची में शामिल हो गया। सोचिए भारत की कितनी ताकत है। यह है भारत की ताकत। 2 अप्रैल को लॉन्च हुए इस ऐप को सिर्फ 13 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। मंगलवार को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद 24 घंटे के अंदर ही इस ऐप को 1 करोड़ 10 लाख नए यूजर्स ने डाउनलोड किया था। इससे पहले मशहूर गेमिंग ऐप पोकेमॉन गो ने वर्ष 2016 में 19 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब आरोग्य सेतु ऐप ने तोड़ दिया। सोचिए, वो एक गेमिंग ऐप था, मनोरंजन के लिए था, खेलने के लिए था। 19 दिन में 5 करोड़ उसके डाउनलोड हुए थे, लेकिन इस ऐप ने, आरोग्य सेतु ने, इस पोकेमॉन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि टेलीफोन को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में 75 वर्ष लगे थे, रेडियो को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 38 वर्ष लगे थे, 5 करोड़ लोग तक पहुंचने में टेलीविजन को 13 वर्ष और इंटरनेट को 19 वर्ष लगे थे, और फेसबुक यूजर्स की संख्या भी 5 करोड़ तक पहुंचने में 19 महीने लगे थे। अब अंदाजा लगाइए, कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने वाले आरोग्य सेतु ऐप के 13 दिन में 5 करोड़ डाउनलोड होना कितनी बड़ी बात है। और यह आपको क्या बताता है, क्योंकि यहां बात सिर्फ कोई रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं है। असली मकसद कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप बेहद मददगार साबित हो सकता है। और इस ऐप की तारीफ अब पूरी दुनिया कर रही है।
आरोग्य सेतु ऐप से प्रभावित होकर अब एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां भी ऐसी ही कोरोना ट्रैकिंग एप्स बनाने में जुट गई हैं। इसलिए भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है और आपसे हमारी ये अपील होगी कि अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप आज का ये शो देखने के बाद जो पहला काम करें वो यही कि इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, क्योंकि ये ऐप बहुत ही चमत्कारी ऐप है। ये आपको कोरोना वायरस से बचने में मदद करेगा। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है या हो सकता है, ये आपको अलर्ट करेगा। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत की पहली यात्री रेल सेवा कब शुरू हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1853 में आज ही के दिन देश की पहली यात्री रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ये रेल सेवा मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक शुरू की गई थी। देश की इस पहली पैसेंजर ट्रेन में सिर्फ 14 डिब्बे थे, जिन्हें 3 स्टीम इंजन्स ने खींचा था और इन इंजन्स के नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। इस ट्रेन की पहली यात्रा 57 मिनट की थी और इसमें पहली बार 400 यात्रियों ने सफर किया था और काफी समय तक इसे द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के नाम से जाना जाता था। और आज ये लाइन सेंट्रल रेलवे का हिस्सा है। कोरोना वायरस की वजह से रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस समय देश में एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है। वर्ष 1964 में आज ही के दिन इंग्लैंड की द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के लिए 11 लोगों को सजा सुनाई गई थी। इन लोगों ने 8 अगस्त 1963 को ग्लासगो से लंदन जा रही एक ट्रेन को अपने नियंत्रण में लेकर उससे करीब 24 करोड़ रुपए लूट लिए थे। और जैसा कि हम आपको आज पहले भी बता चुके हैं, पूरी दुनिया को अपने शानदार अभिनय से हंसाने वाले कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1889 में लंदन में हुआ था। चार्ली चैपलिन साइलेंट फिल्म्स के युग के सबसे रचनात्मक और प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे। 75 वर्षों के अपने करियर में चार्ली चैपलिन की कई फिल्में विश्व सिनेमा की धरोहर बन गई। लंदन में उनका बचपन काफी गरीबी और मुश्किल में भरा था। जब चार्ली चैपलिन 9 साल के थे तब उनकी मां को मेंटल असाइलम भेज दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने छोटी उम्र में ही स्टेज एक्टर और कॉमेडियन के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। खास बात यह भी है कि चार्ली चैपलिन खुद अपनी ज्यादातर फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संगीतकार और एडिटर होते थे। और वर्ष 1947 में आज अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार बर्नार्ड बरूच ने पहली बार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव के लिए कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। और तब से लेकर आज तक इस शब्द का यानी कोल्ड वॉर या शीत युद्ध शब्द का खूब इस्तेमाल होता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और संकट की इस घड़ी में अपनी मुस्कुराहट को शेयर करना मत भूलिए। इसे जितना हो सके वायरल कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी। नमस्कार।